नमस्कार, आप सबका स्वागत है एक और एपिसोड वीर गाथा की, जिसमें हम आपके सामने पेश करेंगे एक और वीरता की कहानी जो हमारे अफसर और सैनिकों ने पेश की, जिसकी मिसाल आज तक भारतीय सेना में ही नहीं, पाकिस्तानी सेना में भी पढ़ी जाती है। और ये वो कहानी है मेजर शैतान सिंह की, जो भी कुमाऊं रेजिमेंट के थे, 13 कुमाऊं चार्ली कंपनी। और उन्होंने जिस किस्म से हिफाजत की, रेजंगला की, इस जगह के बारे में आधे से ज़्यादा लोग जानते भी नहीं, लेकिन वो ठंडी पहाड़ियाँ लद्दाख के इलाके में जहाँ आज भारत और चीन की सेना तैनात है LAC पे, शैतान सिंह साहब ने चीन को जो सबक सिखाई आज तक सब याद करते हैं और उसकी सलामी करते हैं। और उसके बारे में समझने के लिए हमारे साथ है लेफ्टिनेंट जनरल कुलकर्णी साहब, जो खुद एक बहुत वीर सैनिक रह चुके हैं, वो भी कुमाऊं रेजिमेंट के हैं। रेजिमेंट फौज में जैसे आप कुछ लोग जानते होंगे कि एक किस्म से आपकी बिरादरी होती, जिसके साथ आप पैदाइश से अफसर बनते हैं, जिसके साथ रहते हैं, जिनके साथ बढ़ते हैं, और शैतान सिंह जैसे लोग जिसके साथ मरते भी हैं। और उनकी गाथा जो है रेजिमेंट खास करके बहुत याद रखती है, उनकी पलटन याद रखती है। उनकी रेजिमेंटल सेंटर जैसे कुमाऊं रेजिमेंट का सेंटर है रानीखेत में, इसके बारे में बड़ी बड़ी इमारतें, पोस्टर और उनके बारे में कहानी और जिस किस्म से वो लड़े थे उनकी निशानी वहाँ मौजूद है। जनरल कुलकर्णी साहब, आपका स्वागत है इस शो पे। और मैं खुद बहुत खुश हूँ, आभारी हूँ आपका कि आपने समय निकाला आके बताने के लिए कि ये एक ऐसी लड़ाई थी कि वो लड़ गया और वो मर गया, उसने छोड़ा नहीं। और एक दो जवान जो बचे थे रेजंगला में और रेवाड़ी के आसपास रहते हैं, ये अहीर थे जहाँ से जनरल थिमाया ने, आपके कर्नल ऑफ द रेजिमेंट ने इनको एक कंपनी बनाई थी 13 कुमाऊं के अंदर। और वो बोल रहे थे, मैंने मिला हूँ उनसे, बात सुनी है कि मेजर साहब को बहुत गोलियां लगी, लेकिन मेजर साहब से खून निकल रहा था, लेकिन मेजर साहब ने कहा मैं भी यहाँ रहूँगा, यहाँ मरूँगा और तुम सब भी मरोगे मेरे साथ। और बाद में ये साबित हो गया जब लोग देखने गए कि एक नर्सिंग असिस्टेंट भी जो उनके साथ था, उसके हाथ में भी एक सिरिंज था और बर्फ़ में सारी बॉडियाँ पड़ी हुई थी, लेकिन सामने उन्होंने चीनी लाशों की भी ढेर लगा दी थी। आप बताइए। मारूफ, जिस तरीके से आप बता रहे हैं मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। कोई शक नहीं कि मेजर शैतान सिंह जैसा नाम, शैतान सिंह बहुत कम ऐसे नाम देखने को मिलते हैं, तो बहुत ही एक सोबर और बहुत अच्छे इंसान, क्योंकि मैं उनसे मिला तो नहीं, पर जो उस वक़्त के उनके साथ एजुटेंट थे जनरल सकलानी, जो उनके साथ उनकी बातचीत होती रही, उनसे मैं ज़रूर मिलता रहा। और जिस प्रकार से शैतान सिंह के बारे में कहा जाता है, क्योंकि तकरीबन 19 सितंबर 1962 को बटालियन थी बारामूला में, और मेजर शैतान सिंह क्वार्टर मास्टर थे, और अपने चार्ली कंपनी जो आज रेजंगला कंपनी के नाम से जानी जाती है, उनको कहा गया कि आपने लद्दाख जाना है और हालात थोड़े से ख़राब हो रहे हैं। तो ये आए अक्टूबर के पहले हफ्ते में सब कुछ आए, पर ये कंपनी के साथ नहीं ला पाए, क्योंकि उन्होंने जहाँ पे बारामूला में थे उसको सबको क्लोज़ करना था और आना था, और पहुँच गए। ये जब वहाँ पहुँचे उसके बाद उन्होंने रजांगला, जिस बात करते हैं, 16,000 फुट के ऊपर वो पहाड़ी, बहुत लंबी चौड़ी पहाड़ी, तकरीबन 2-2.5 किलोमीटर लंबी। और जिस प्रकार से हम लोग कैलाश रेंज के बारे में आज बातचीत करते हैं, चाहे मगर हिल हो, रचनला जिसे रजांगला बोलते हैं, हेलमेट टॉप है, ब्लैक टॉप है, ये सारे के सारे, गुरुंग हिल है, ये सारे जो फीचर्स हैं, ये मैं उस पहाड़ी के ऊपर गया। मैं जब चीफ ऑफ स्टाफ था 14 कोर में, तो मैंने अभी भी देखा वहाँ पे उसी तरह के मोर्चे, वहाँ पे वैसे ही CGI शीट्स, वही कंसर्टिना कॉइल, कुछ एक मोटर बॉम्ब्स, अभी भी 2 इंच मोटर बॉम्ब्स वहाँ पे पड़े हुए, चंद एक कार्ट्रिजेस पड़े हुए। तो लग रहा था कि जो 7, 8 और 9 प्लेटून जो शैतान सिंह के नीचे लड़ रही थी, वाकई 120 में से 114 ने अपनी जान गंवाई रजांगला के ऊपर। और
18 नवंबर की लड़ाई, 18 नवंबर 1962 की लड़ाई, ऐसी लड़ाई को देख 21 नवंबर को चीन ने सीज फायर, यूनिलैटरल सीज फायर घोषित कर दिया कि अगर ऐसे ही लड़ेंगे ये तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा चीनियों को। और 10-1 रेशो लगातार वन आफ्टर द वेव अटैक में कितने चीनी मारे गए, और उनमें से 5 जो हैं वो पीडब्ल्यू हुए, जिनमें से एक भाग करके आया और उसने ये कहानी बताई कि ऐसे हमारा सब कुछ हुआ। ऑफकोर्स 3 महीने के बाद सबको ही पता चला। जैसे आप बता रहे थे, दहिया है वो जो नर्सिंग असिस्टेंट था, उसके हाथ में सिरिंज, बाकी जो है हाथ में बम, किसी के हाथ में राइफल, जहां पे ट्रिगर है वहां ठंडा। मैं तो नवंबर के ही महीने में उधर गया, सांस लेना मुश्किल, चलना मुश्किल, खाना मुश्किल, आप बात नहीं कर सकते हैं। जहां पे वो मेमोरियल बनाया है वहां पे वाकई आप 2 मिनट खड़े नहीं रह सकते। जिस तरीके से हवा चलती है, बिल्कुल बर्फीली हवा, ऐसे हालात में लड़ना, और ज़रूर मैं कहूँगा जिस तरह के कपड़े उन्होंने पहने हैं, ऐसी लड़ाई जिसको आर्टिलरी फायर सपोर्ट नहीं है, सिर्फ 120 आदमी हैं मेजर शैतान सिंह के नीचे, और वही जा रहे हैं अपने एक प्लेटून से दूसरी प्लेटून में, तीसरी प्लेटून में हौसला अफजाई कर रहे। और उन्होंने खुद कहा कि अब जब वो घायल हुए अगेन वहाँ पे आर्टी शेलिंग से, चीन के आर्टी शेलिंग से, उन्होंने कहा मुझे इस पत्थर के पीछे रख दो, आप मेरी परवाह ना करो, मैं कर। और वो वहीं देखे गए, आखिर तक वहीं रहे, और सारे के सारे जवान वहाँ। इतना ही नहीं, मैं ये कहूँगा कि कैप्टन अमरिंदर जो चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने किताब जो लिखी लेट्स वी फॉरगेट, उसमें उन्होंने कहा चीनी अमूमन इस तरह के मैं कहूँगा बहादुरी को आसानी से नहीं मानते, पर इस लड़ाई को उन्होंने भी माना और आके और उनको सलाम किया, और ये एक मिसाल बन गई है। और पाकिस्तान आर्मी तो अभी तक इसको पढ़ती है और अफसरों को सिखाती है कि डिफाइंस इन डिफीट अगर कोई मिसाल चाहिए तो रेजंगला से बेहतर नहीं है। हम यही पैकेज में दिखाएंगे लोगों को कि ये पूरी कहानी कैसे बनी और कैसे बढ़ी, और उसके बाद फिर आपके पास वापस आएंगे। 1949 में चीन में लाल क्रांति के बाद वहां पर माओ सत्ता में आए और उन्होंने पूरे चीन में कम्युनिस्ट प्रणाली का शासन तंत्र लागू कर दिया। इसके बाद चीन ने अपने आसपास के देशों पर विस्तारवादी नीति अपनाकर कब्जा करना शुरू कर दिया। नतीजा ये कि 1950 में तिब्बत पर चीन का कब्जा हो गया। तिब्बत पर कब्जे के लिए चीन को किसी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ा। पहले भारत और चीन के बीच तिब्बत एक बफर स्टॉक की तरह था, लेकिन तिब्बत पर आधिपत्य के बाद चीन की सीमाएं अब भारत की सीमा से सीधी लग गई थी। तिब्बत पर कब्जे के बाद चीन ने धीरे धीरे अक्साई चीन इलाके पर नजर डालना शुरू कर दिया और वो तिब्बत की सीमा पर सड़क बनाने लगा। उस समय भारत में दूर संचार साधनों की कमी थी, लेकिन लेह से आगे लद्दाख और काराकोरम रेंज में सड़क व्यवस्था का नामो निशान नहीं था। इसी स्थिति का फायदा उठाकर 1959 में चीनी सेना ने पूर्वी लद्दाख के अक्साई चीन से लेकर उस समय के नेफा के त्वांग क्षेत्र के 48,000 वर्ग किलोमीटर पर कब्जा कर लिया। अक्टूबर 1962 में चीनी सेना लद्दाख के क्षेत्र में अंदर घुसने लगी और उसने लद्दाख के पूर्व में गलवान घाटी और पेंगोंग झील तक के क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। इसके बाद चीन चुशूल पर कब्जा करने की धमकियां देने लगा और तब जाकर भारतीय सेना हरकत में आई। 13 कुमाऊं बटालियन की दूसरी कंपनियों को जहां अलग अलग पहाड़ियों गन हिल, गुरुंग हिल और मगर हिल पर तैनात किया गया, वहीं इसकी चार्ली कंपनी को रेजोंगलॉ पहाड़ी की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। 18 नवंबर 1962 सुबह होने को थी। बर्फीला धुंधल का पसरा था। सूरज 17,000 फीट की ऊंचाई तक अभी नहीं चढ़ सका था। लद्दाख में ठंडी और कलेजा जमा देने वाली हवाएं चल रही थी। यहां सीमा पर भारत के पहरुए मौजूद थे।
13 कुमाऊं बटालियन की सी कंपनी चुशूल सेक्टर में तैनात थी। बटालियन में 120 जवान थे, जिनके पास इस जमा देने वाली ठंड से बचने के लिए कुछ नहीं था। इससे पहले उन्हें इस तरह की बर्फ में रहने का कोई अनुभव नहीं था। तभी सुबह के धुंधलके में रिजांगला पर चीन की तरफ से कुछ हलचल शुरू हुई। बटालियन के जवानों ने देखा कि उनकी तरफ रोशनी के कुछ गोले चले आ रहे हैं। बटालियन के अगुआ मेजर शैतान सिंह थे। उन्होंने गोली चलाने का आदेश दिया। थोड़ी देर बाद पता चला कि रोशनी के गोले असल में लालटेन हैं। इन्हें कई सारी याक के गले में लटका कर चीन की सेना ने भारत की तरफ भेजा था। ये एक चाल थी। अक्साई चीन को लेकर चीन ने भारत पर हमला कर दिया था। चीनी सेना पूरी तैयारी से थी। ठंड में लड़ने की उन्हें आदत थी और उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार भी थे, जबकि भारतीय टुकड़ियों के पास मात्र 300-400 राउंड गोलियां और 1000 हथगोले थे। बंदूकें भी ऐसी जो एक बार में एक ही फायर किया करती थीं। इन्हें दूसरे विश्व युद्ध के बाद बेकार घोषित कर दिया गया था। चीन को इस बात की जानकारी थी, इसलिए उसने टुकड़ी की गोलियां खत्म करने के लिए ये चाल चली थी। चीन के सैनिकों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। मेजर शैतान सिंह ने वायरलेस पर सीनियर अधिकारियों से बात की और मदद मांगी। सीनियर अफसरों ने कहा कि अभी मदद पहुंचाना मुश्किल है, आप चौकी छोड़कर पीछे हट जाएं, अपने साथियों की जान बचाएं। मेजर इसके लिए तैयार नहीं हुए। चौकी छोड़ने का मतलब था हार मानना। उन्होंने अपनी टुकड़ी के साथ एक छोटी सी मीटिंग की, सिचुएशन की ब्रीफिंग दी। कहा कि अगर कोई पीछे हटना चाहता है तो अभी हट सकता है, लेकिन हम लड़ेंगे। गोलियां कम थी। ठंड की वजह से उनके शरीर जवाब दे रहे थे। चीन से लड़ पाना नामुमकिन था, लेकिन बटालियन ने अपने मेजर के फैसले पर भरोसा जताया। दूसरी तरफ से तोपों और मोर्टारों का हमला शुरू हो गया। चीनी सैनिकों से ये 120 जवान लड़ते रहे। 10-10 चीनी सैनिकों से एक जवान ने लोहा लिया। ज्यादातर जवान शहीद हो गए और बहुत से जवान बुरी तरह से घायल। मेजर खून से सने हुए थे। 2 सैनिक घायल मेजर शैतान सिंह को एक बड़ी बर्फीली चट्टान के पीछे ले गए। मेडिकल हेल्प वहां पहुंची नहीं थी, इसके लिए बर्फीली पहाड़ियों से नीचे उतरना पड़ता था। मेजर से सैनिकों ने मेडिकल हेल्प की बात की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया कि वो एक मशीन गन लेकर आए। मशीन गन आ गई। उन्होंने कहा कि गन के ट्रिगर को रस्सी से मेरे एक पांव से बांध दिया जाए। उनके दोनों हाथ खून से लथपथ थे। उन्होंने रस्सी की मदद से अपने एक पैर से फायरिंग करनी शुरू कर दी। उन्होंने दोनों जवानों से कहा कि सीनियर अधिकारियों से फिर से संपर्क करें। दोनों सैनिक वहां से चले गए। मेजर वहां लड़ते रहे। बाद में उनके बारे में कुछ पता नहीं चला। 3 महीने बाद जब बर्फ पिघली और रेड क्रॉस सोसाइटी और सेना के जवानों ने उन्हें खोजना शुरू किया, तब एक कटरिये ने बताया कि एक चट्टान के नीचे कोई दिख रहा है। लोग उसी चट्टान के नीचे पहुंचे जहां मेजर ने मशीन गन से चीनी सैनिकों का मुकाबला किया था। उस जगह उनका शव मशीन गन के साथ मिला। पैरों में अब भी रस्सी बंधी हुई थी। बर्फ की वजह से उनका शरीर जम गया था। पता नहीं कितनी देर तक वो चीनी सैनिकों से लड़ते रहे और कब बर्फ ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। उनके साथ उनकी टुकड़ी के 114 जवानों के शव भी मिले। बाकी लोगों को चीन ने बंदी बना लिया। हालांकि भारत युद्ध हार गया, लेकिन बाद में पता चला कि चीन की सेना का सबसे ज्यादा नुकसान रिजांगला पर ही हुआ था। चीन के करीब 1800 सैनिक इस जगह मारे गए। ये एकमात्र जगह थी जहां भारतीय सेना ने चीनी सेना को घुसने नहीं दिया।
बाद में मेजर शैतान सिंह का उनके होम टाउन जोधपुर में राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया। 13 कुमाऊं बटालियन की अहीर चार्ली कंपनी ने भारतीय सेना के उस युद्ध घोष को जीकर दिखाया जिसमें नारा दिया गया, आखिरी गोली आखिरी दुश्मन। इसी नारे की भावना को जीवंत करते हुए दुश्मन के साथ आक्रमणों को नाकाम करके हिंदुस्तानी फौजियों ने चीन को ये महसूस करा दिया कि भारत के वीर अपनी मातृभूमि के लिए हर बलिदान दे सकते हैं। रेजांगला की पहाड़ियों पर इन 122 चार्ली कंपनी के सैनिकों ने जैसी वीरता दिखाई, उसकी मिसाल पूरे विश्व के युद्ध इतिहास में कहीं नहीं मिलती। युद्ध में अपार साहस, बलिदान और देशभक्ति के लिए भारत सरकार ने मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया। कंपनी के अन्य सैनिकों को वीरता और साहस के लिए 8 वीर चक्र और 4 सेना मेडल भी दिए गए। इसके साथ ही 13 कुमाऊं बटालियन की चार्ली कंपनी को रेजांग लॉ की उपाधि दी गई। उसके बाद से ये कंपनी रेजांग लॉ कंपनी के नाम से पुकारी जाने लगी। इसके अलावा रेजांग लॉ पहाड़ी पर इनके बलिदान की याद में एक स्मृति चिन्ह भी बनाया गया। हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र के 122 अहिर सैनिकों ने और जोधपुर राजस्थान के मेजर शैतान सिंह भाटी के नाम ने नाम, नमक और निशान के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी, जिसके लिए पूरा देश उनका ऋणी है। मेरे दिमाग के अंदर 2-3 बातें आती हैं। पहली बात यह है कि कहते हैं काफ़ी समय तक लोगों को पता ही नहीं चला था कि ये लड़के मर के पड़े हुए हैं वहाँ, और जब पता चला और उनकी बॉडीज़ लाई गई, मैंने देखे हैं फ़ोटो कि इतनी बड़ी सी एक चिता में इन सबको जलाया गया। और जो ब्रिगेड कमांडर थे वहाँ पे चुशुल में, ब्रिगेडियर रायना महावीर चक्र, जो बाद में चीफ बने और आपके ही रेजिमेंट के थे, और उनकी एक आंख नहीं थी, कहते वो रोते रोते उनकी आंख भी निकल आई थी। तो ऐसे लोगों के दिल में असर हुआ इस कहानी सुनकर। और शैतान सिंह साहब की लाश को तो बाद में जोधपुर ले जाया गया, जहाँ के थे वो, उनका पूरा वहाँ पे अंतिम कार्य किया गया। अब आप बताइए कि शैतान सिंह की कहानी और सोमनाथ शर्मा की कहानी दोनों आपके रेजिमेंट की है। इन कहानियों को लेकर आपके रेजिमेंट में किस किस्म की चर्चा होती है? हर हमेशा हौसला अफजाई, अगर आपको किसी में जोश डालना है, इन दोनों का नाम लेते ही जोश आता है। एक मर मिटने की भावना जो होती है सैनिक में, वो आती है। अब आप देखिए, जैसे मैं ये शैतान सिंह की बात कर रहे हैं, जो भी अगर गया होगा किसी वक्त रसांगला में चुशूल, जो 40 किलोमीटर लंबी घाटी, 5 किलोमीटर चौड़ी, जहाँ पे एयर स्ट्रिप है और पेंगूर गैप को ओवरलुक करता है, मोल्दो गैरिजन है, जहाँ आज भी हम लोग फ्लैग मीटिंग्स करते हैं हमारी तरफ और चीनियों की तरफ, पेंगांगसू लेक उसके बगल में है। तो ऐसे हालात में, ऐसे मौसम में, उन इलाकों में लड़ना, अब जैसे रजांगला में लड़ाई हो रही है, मगर हिल में ब्रिगेडियर जटार ब्रावो और डेल्टा कंपनी को लेकर के हैं, पर उन्हें भी नहीं मालूम चल रहा है कि उधर क्या हो रहा है, आवाज़ तक नहीं सुनाई देती। मतलब वाकई जो उधर जाएगा तब पता चलेगा कि क्या लड़ना होता है और किस प्रकार से। पानी, बर्फ़, आप वहाँ पे कोई फल भेज दो, आप खा नहीं सकते, बिकॉज वो सख्त बिल्कुल पत्थर बन जाते हैं। ऐसी हालात में उन्होंने लड़ना और बचाना और चीनियों को आगे नहीं आने देना। और आज भी हम रजांगला में हैं, आज भी हम रजांगला में हैं। ये नहीं कहना कि अब वो लड़ाई ना, उस 62 की लड़ाई के बाद कौन ऐसा सैनिक होगा जो मेजर शैतान सिंह की इस बहादुरी को देख करके अपने आप में उसका खून नहीं खोलेगा। मेजर सोमनाथ शर्मा हाथ प्लास्टर में है और कहेंगे नहीं, मैं अपनी जैसे आप बता रहे थे बिरादरी, ये परिवार है और कोई जो अफसर है अपने परिवार से अलग हो ही नहीं सकता है।
और वो जो जवान है वो अपने अफसर के लिए जान देने के तैयार रहता है, बिकॉज दे इंस्पायर एवरीबॉडी। उनका वहाँ पे मौजूद होना इंस्पिरेशन है। और ऐसी बहादुरी शुड इंस्पायर द डैम एनिमी ऑल्सो। कि चीनी लोग जो हैं, कहा जाता है उनके बारे में, जब नथुला के एक्शन से पहले 1967 में वो मेगाफोन से बोलते थे, भूलना मत 62 को, हमको भी मेगाफोन पे खड़े होके बोलना चाहिए एलएसी के ऊपर, भूलना मत रेजंगला को, बिल्कुल भूलना मत जो हमने तुमको उधर आगे जो ये चुशुल में लड़ाई लड़ी, या वो जाट की पलटन ने जो आगे जाके आगे लड़ी, गलवान के तरफ लड़ाई लड़ी। ये कहानियां जो है, हमारे देश को सर झुकाने की कोई जरूरत नहीं। शर्म से सर झुकता है उसी का है जो वाकई बुजदिल रहा है। ये सेना लड़ी थी, इसमें लड़ने की काबिलियत है। उस टाइम के पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स ने इस सेना को लड़ने नहीं दिया, लेकिन जहां जहां लीडरशिप की आवाज नहीं पहुंच पाई, जैसे रेजंगला था, वहां पे इन्होंने लड़के दिखाया और करके दिखाया। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने तो मेरा भी खून गर्म कर दिया है। तो फिर आपको कभी किसी और विषय के बारे में बुलाएंगे, और जब तक ये ऐसे प्रोग्राम समय समय पर आते रहेंगे, आप सबको याद दिलाते रहेंगे कि भारतीय सैनिक और भारतीय सेना किसी से कम नहीं।